सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं एसेट्स के बारे में। आई मीन इंडियाज 12 के क्वेश्चंस के बारे में। आईसीआई के इंडियाज 12 जो हमारा टैक्स एक्सपेंस करके है इंडियाज, उसमें हम डिस्कस करते हैं आपका ये टेस्ट योर नॉलेज के बारे में। मतलब आईसीआई के स्टडी मैट के जो क्वेश्चंस हैं हम वो डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। Assets which cost 150 rupees as a carrying amount of 100, cumulative depreciation for tax purpose is 90 and tax rate is 25%. Calculate the tax base and the corresponding deferred tax liability or assets if any. Okay. सो अल्टीमेटली क्या कह रहा है कि भाई बुक्स के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है। सबसे पहले हम बुक्स के अकॉर्डिंग पता कर लेते हैं। बुक्स के अकॉर्डिंग कैरिंग अमाउंट कितना है। ठीक है, बुक्स के अकॉर्डिंग कैरिंग अमाउंट कितना है। तो एज पर बुक्स कैरिंग अमाउंट कितना है इसका भाई 150 रुपीज़ कॉस्ट है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें मेनली मतलब किससे है, मेनली मतलब है कैरिंग वैल्यू से और टैक्स बेस से। क्योंकि जो आपका इंडियाज 12 है वो आपका कौन सा मेथड फॉलो करता है, बैलेंस शीट अप्रोच यूज़ करता है। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी की जो कैरिंग वैल्यू होती है और जो टैक्स के अकॉर्डिंग, टैक्स की मतलब जो इनकम टैक्स की बैलेंस शीट में उनकी जो कैरिंग वैल्यू है उसे हम टैक्स बेस कहते हैं। तो हम टैक्स बेस के अकॉर्डिंग मतलब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग इनकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स पर्पज इज 90। ठीक है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 90 है। तो इसका मतलब अगर हम 150 में से 90 हटा दें तो कितना निकलेगा, 60 रुपये निकलेगा, है ना। 60 रुपये निकलेगा। तो मेरा टैक्स बेस कितना हो जाएगा, कैरिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 रुपये हो जाएगी, है ना। तो हमारा टैक्स बेस कितना आ गया, 60 रुपये आ गया। टैक्स बेस कितना आ गया, 60 रुपये आ गया। और कॉरस्पॉन्डिंग डेफर्ड कितना क्या बनेगा। अब भाई देखो, 60 रुपये मैं आगे फ्यूचर में रिडक्शन क्लेम कर सकती हूँ, है ना। 60 रुपये आगे फ्यूचर में रिडक्शन क्लेम कर सकती हूँ और बुक्स के अकॉर्डिंग 100 रुपये कर सकती हूँ, है ना। तो 40 रुपये अगर दोनों में डिफरेंस निकालें, 100 माइनस 40, सॉरी 100 माइनस 60, तो 40 रुपये का तो मुझे डिडक्शन मिलेगा ही नहीं फ्यूचर में। 40 रुपये में मुझे टैक्स देना पड़ेगा, 40 रुपये में मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में जो टैक्स देना पड़ेगा तो डीटीएल बन जाएगा, है ना। तो क्या बन जाएगा, डीटीएल बन जाएगा। और ये क्या होगा आपका, इसको क्या बोलते हैं, जब डीटीएल बनता है तो इसे बोलते हैं टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। क्या बोलेंगे इसे, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। तो ये जो आपका 40 रुपये उसको क्या बोलेंगे, टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। और इस पर हमारा बन जाएगा डीटीएल। कितना बनेगा डीटीएल, 25% निकालोगे तो 10 रुपये बन जाएगा। ठीक है, अब आंसर पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो लिखा हुआ है टैक्स बेस ऑफ एसेट्स इज 60 रुपीज़, कॉस्ट 150 लेस क्यूमुलेटिव टैक्स एप्लीकेशन 90, 60 रुपये आ गया। टू रिकवर द कैरिंग अमाउंट ऑफ 100 रुपीज़, एंटिटी मस्ट अर्न टैक्सेबल इनकम ऑफ 100 रुपीज़। ओके, सो बट विल ओनली बी एबल टू डिडक्ट टैक्स एप्रिसिएशन 60 रुपीज़ ओनली। ठीक है, सिर्फ 60 रुपीज़ का मिल पाएगा हमें, हमें 40 रुपये का नहीं मिलेगा। कॉन्सिक्वेंटली द एंटिटी विल पे इनकम टैक्स ऑफ ₹10, 40 रुपये व्हेन इट रिकवर द कैरिंग ऑफ एसेट्स। द डिफरेंस बिटवीन द कैरिंग अमाउंट ऑफ 100 एंड टैक्स बेस ऑफ 60 इज टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। ये वर्ड बहुत ज़रूरी है, टैक्सेबल टेम्परेरी की वर्ड है। Of 40 rupees, therefore the entity recognize a deferred tax liability of 10 rupees representing the income taxes that it will pay when it recover the carrying amount of assets। ठीक है, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी कितनी पे करनी पड़ेगी, 10 रुपये में 10 रुपये की पे करनी पड़ेगी। ठीक है, जब ये रिकवर कर रही होगी, when it recover the carrying amount of assets। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट और बताना चाहूँगी मैं आपको। जब हम स्टेटमेंट ऑफ पी&एल बताएंगे, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की क्या एंट्री होगी, पी&एल डेबिट हो जाएगा टू डीटेल बन जाएगा। ठीक है, पी&एल डेबिट हो जाएगा टू डीटेल बन जाएगा। और पी&एल नहीं तो हम कह सकते हैं करंट टैक्स एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, आपका करंट टैक्स एक्सपेंस बढ़ जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब क्या होगा, आपके जो टैक्स एक्सपेंस है उसमें तो आपका करंट टैक्स तो आएगा ही आएगा जो भी है ना, उसमें डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगा और ऐड हो गया, तो इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपको। ओके, हम दूसरे पे आ जाते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, on 1st April 2021 the ABC Limited acquired 100% shares of XYZ Limited for 4373 crores. By 31st March 2025 the X Limited has made a profit of 5 crores. Okay, XYZ Limited ने 5 करोड़ के प्रॉफिट के which remain undistributed based on the tax legislation of India, tax based investment in X Limited original cost.
ओके, assume the dividend distribution tax applicable is 50% show deferred tax treatment. सो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पढ़ा था इसमें कि इंडेस 12 में कि अगर कभी भी ऐसा केस आ जाए जहाँ पे जहाँ पे पेरेंट और सब्सी की बात चल रही है, ठीक है, कभी भी ऐसा केस आ जाए जहाँ पे आपकी पेरेंट, ठीक है, यहाँ पे पेरेंट क्या है, ABC लिमिटेड है, ठीक है, और सब्सी कौन है, सब्सी आपकी XYZ है। जब भी आपका पेरेंट और सब्सी की बात चल रही है तो उस केस में जो भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, वो किसके कंट्रोल में होगा, पेरेंट के कंट्रोल में। क्योंकि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पेरेंट के कंट्रोल में है तो ये भी कंट्रोल करता है कि DTA कब रिवर्स करें, कब ना रिवर्स करें। तो क्योंकि कंट्रोल इसके हाथ में, इस वजह से यहाँ पे DTA का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे DTA अप्लाई नहीं होगा। तो XYZ ने जितना भी प्रॉफिट किया हो, ठीक है, टैक्स लेजिस्लेशन इंडिया, टैक्स बेस्ड इन्वेस्टमेंट ओरिजिनल कॉस्ट है, जो टैक्स बेस है वो कितना है आपका, टैक्स बेस कितना है आपका, ओरिजिनल कॉस्ट मतलब 4373, ठीक है, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स 15% बोल रही है। तो ये कहना चाह रही है कि 5 करोड़ इसका है। तो जब इंडियाज है, इंडियाज के अकॉर्डिंग किस पे वैल्यूएशन होना चाहिए, वैसे तो इंडियाज के अकॉर्डिंग जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है प्लस आपका प्रॉफिट, इंडियाज के अकॉर्डिंग जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है प्लस आपका प्रॉफिट, तो मतलब 4373 प्लस 5 मल्टीप्लाई 100% शेयर, तो 100% शेयर तो 5 पे होना चाहिए, है ना। लेकिन क्योंकि ये पेरेंट और सब्सिडी का केस है जहाँ पे प्रॉफिट से कितना पैसा लेना है, निकालना है, ठीक है, इन्वेस्ट करना है, वो किस पर डिपेंड कर रहा है, DTA डिटेल बनाना पेरेंट पर डिपेंड कर रहा है कंट्रोल में, इसलिए यहाँ पे डिटेल नहीं बनेगा, ठीक है। अदरवाइज ये कोई और अदरवाइज केस होता तो फिर यहाँ पे बन सकता था, ठीक है। सो लेट्स रीड द सेकंड क्वेश्चन, okay. Taxable temporary difference 5 crore rupees therefore exists between the carrying amount of investment in Z Limited at reporting rate of 4378 and its tax base 4373. Since a parent by definition controls subsidy, ठीक है, क्योंकि पेरेंट बाय डेफिनेशन क्या है, कंट्रोल करती है सब्सिडी, इट विल बी टेकन टू रिवर्सल ऑफ टेम्परेरी डिफरेंसेस, ठीक है, कब करना है रिवर्सल इसका, ओके। फॉर एग्जांपल थ्रू कंट्रोल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी ऑफ सब्सिडी, देयरफॉर एग्जांपल भी दिया है कि भाई डिविडेंड पॉलिसी को कंट्रोल कर सकती है, 100% स्टेक है, therefore deferred tax on such opinion generally not provided unless it is probable temporary will reverse in future provision. लेकिन अगर पेरेंट कह देती है कि भाई इसका तो डिविडेंड जो है वो, मतलब इसका जो DTA वो रिवर्स होगा फ्यूचर में, नो डाउट, तो तब जाके हम टेम्परेरी डिफरेंस बना लेंगे। मान लीजिए अगर ये फ्यूचर में श्योर होता, तो क्योंकि 5 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, मैं बता दूं आपको 5 करोड़ का डिफरेंस आ रहा है, तो भाई आप ये देखो ना, टैक्स बेस 4373 है और ये कितना है, कैरिंग अमाउंट कितना है, तो मैं कह रही हूँ कि 5 करोड़ तो मैं डिडक्शन मान ही नहीं रही हूँ, 5 करोड़ मैं डिडक्शन मान ही नहीं रही हूँ। तो क्योंकि मैं 5 करोड़ एसेट्स का डिडक्शन मान ही नहीं रही हूँ, तो फ्यूचर में मुझे क्या मान देना होगा, टैक्स देना होगा, फ्यूचर में मुझे क्या देना, तो डिटेल बन जाता, ठीक है, ये होता है इसका ट्रीटमेंट। अच्छा, आपको तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, शो, ठीक है, इसमें मुझे ABC एक्वायर 50% शेयर इन PQR लिमिटेड 1 जनवरी 2021 फॉर 4000 करोड़ बाय 31 मार्च 2025, मतलब 4 साल बाद इसने 50 करोड़ का प्रॉफिट दिया, विच रिमेन अनडिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड ऑन टेक्सलाइजेशन इन टैक्स बेस ऑफ इन्वेस्टमेंट PQR इज ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब 1000 करोड़ होगा, ठीक है, और एज्यूम द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एप्लीकेबल इज 15%, शो डेफर्ड टैक्स ट्रीटमेंट। क्योंकि फोर्सिबल फ्यूचर में टैक्स जो है वो रिवर्स करने की कुछ पता नहीं कि कब रिवर्स होगा, तो इसलिए पहली बात तो हम लिख देंगे भाई कि टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस बन रहा है, ठीक है, आपके टैक्स बेस ये हो गया आपका, और आपका, ठीक है, जो आपका कैरिंग वैल्यू है वो क्या हो गई, हम
अगर उसकी बात करें आपसे 31 मार्च 2025 की बात करें, तो आपका जो वैल्यू है वो क्या हो गई, जो कैरिंग वैल्यू वो क्या हो गई, 1000 प्लस 50, 1050 करोड़ हो गई। और टैक्स बेस क्या हो गया, 1000 करोड़ हो गया। तो डिफरेंस कितना आ गया, टेम्परेरी टैक्सेबल डिफरेंस आ गया 50 करोड़ का, है ना। तो 50 करोड़ का डिफरेंस आ गया, तो इस पे बन जाता, लेकिन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फोर्सिबल फ्यूचर में कब रिवर्स होगा, इसका कंट्रोल किसके पास है, एबीसी लिमिटेड के पास है। ठीक है, तो इसलिए नहीं बनेगा। इसलिए थर्ड का भी आंसर सेम ही रहेगा। पढ़ लेते हैं एक बार। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस 50 रुपीज exist between the carrying value of investment at reporting date 1050 tax base of 1000 doesn't completely control PQR Limited। अच्छा, completely control नहीं करती है, so it's not in the position to control the dividend policy of PQR Limited। ओके, यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट आया है कि भाई ये completely कंट्रोल नहीं कर रही है, इसलिए डिविडेंड पॉलिसी completely कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ऐसा रिजल्ट इट कैन नॉट रिकॉर्ड द रिवर्सल ऑफ टेम्परेरी डिफरेंस। तो ये कंट्रोल ये भी नहीं कर सकती इसके रिवर्सल को, इसलिए डेफर्ड टैक्स प्रोवाइड किया जाएगा टेम्परेरी डिफरेंस पे राइजिंग ऑन इन्वेस्टमेंट वेंचर। ठीक है, डेफर्ड टैक्स प्रोवाइड किया जाएगा। ये क्वेश्चन अच्छा था, पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती। ठीक है, गुड क्वेश्चन। ओके, सो फोर्थ वाला आता है, कंपनी एट परचेज एसेट्स एट 1 लाख रुपीज, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स इज 5 years। ठीक है, डेप्रिशिएशन रेट 20% एसएलएम है, डेप्रिशिएशन फॉर टैक्स पर्पज इज 25% एसएलएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1 लाख फॉर ऑल 5 years, टैक्स रेट 30% फॉर नेक्स्ट 5 year, कैलकुलेट द बुक वैल्यू एज पर फाइनेंशियल टैक्स पर्पज एंड देन डिटेल। ठीक है, ठीक है, बुक वैल्यू निकाल लेते हैं हम इसमें, बुक वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 मिनट। उसने पूछा है कि भाई बुक वैल्यू क्या हो गया एज पर फाइनेंशियल्स। ओके, तो बुक वैल्यू हमारी आ जाएगी यहाँ पर, हमें कितने साल के निकाल रही है यहाँ पर, अगले 5 साल हो गए, 1 2 3 4 5, है ना। और परचेज कितने में की है, 1 लाख रुपए में। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है, 5 साल है। डेप्रिशिएशन रेट 20% है। ठीक है, तो इस पर डेप्रिशिएशन कैलकुलेट हो जाएगा, ₹20,000, ₹20,000, ₹20,000, ₹20,000, ₹20,000, ₹20,000, ₹20,000, ₹20,000, ₹20,000। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ₹80,000 हो जाएगी। फिर 80,000 यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 60,000 वैल्यू हो जाएगी। फिर यहाँ पर 60,000 आ जाएगा, फिर आ जाएगी 40,000 वैल्यू, यहाँ पे 40,000 आ जाएगा, फिर हो जाएगी 20,000 वैल्यू, और यहाँ पे 20,000 आ जाएगा,
फिर हो जाएगी 0 वैल्यू। ठीक है, ऐसे टैक्स बेस क्या हो जाएगा, मतलब टैक्स बेस और क्या लूँ मैं, वैल्यू कैरिंग अमाउंट एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, तो आपका 1 लाख हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट और डेप्रिसिएशन। ठीक है, आपका ये टैक्स बेस आ जाएगा। ठीक है, तो 1 लाख डेप्रिसिएशन टैक्स पर्पज़ के लिए 25% हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका 75,000। 75,000 में से माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 50,000। 50,000 में से माइनस कर दोगे तो ये 25,000 आ जाएगा, और 25,000 में से माइनस कर दोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है गाइस। ठीक है, ये कैरिंग अमाउंट आ रहा है और ये टैक्स बेस आ रहा है ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि 75,000 की रिडक्शन मिल जाएगी, लेकिन ये 5,000 रुपये की रिडक्शन नहीं मिलने वाली मुझे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, 5,000 रुपये मुझे इसकी रिडक्शन नहीं मिल पाएगी 5,000 रुपये की। ऐसी 10,000 रुपये की मेरे को, ठीक है 10,000 रुपये की, 50,000 की मुझे डिडक्शन मिलेगी, केवल 10,000 रुपये की नहीं मिल पाएगी। तो 10,000 रुपये में टैक्स देना पड़ेगा, डिटेल बन जाएगा। ऐसी 25,000 रुपये की मिलेगी, 15,000 की नहीं मिल पाएगी, है ना। ऐसी 0 मिलेगी, चौथे साल क्या होगा 20,000 की। ठीक है, 5 साल में तो कुछ होगा ही नहीं, 0 0 हो जाएगा, है ना। तो डिटेल कितना बनता जाएगा, डिटेल एट द रेट कितना था फ्रेंड्स, डिटेल आपका डिटेल 30% था। ठीक है, तो हमारा 30% 1,500 रुपये हो जाएगा, 3,000 रुपये हो जाएगा, और कितना जाएगा 4,500 आ जाएगा। 30% 30% और 6,000 रुपये हो जाएगा। ये हमारा डिटेल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा डिटेल। तो ये हो जाएगा। हम इसका अब आंसर देखते हैं, लेट्स रीड द आंसर। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैलकुलेशन और बुक वैल्यू एज पर फाइनेंशियल एंड टैक्स पर्पस उन्होंने निकाला है, ग्रॉस ब्लॉक कर दिया है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन निकाल दिया है। ठीक है, और कैरिंग अमाउंट निकाल दिया है, इसी इन्होंने टैक्स अकाउंटिंग का निकाला है ना। तो दोनों का डिफरेंस निकाला है और उस पर डिटेल बना दी है। ठीक है, यही हमारा आंसर आ रहा था। ठीक है, सो अब हम 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ए लिमिटेड एक्वायर्ड बी लिमिटेड द फॉलोइंग एसेट्स लिमिटेड रिक्वायर्ड बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारे को। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में क्या होता है कि यहाँ पे जो फेयर वैल्यू होती है, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में जो एसेट्स एक्वायर होती है ना वो फेयर वैल्यू पे होती है। तो जो एसेट्स एक्वायर होती है फेयर वैल्यू पे होती है, तो क्योंकि वो फेयर वैल्यू पे होती है तो फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट हो जाती है ना। और आपकी जो टैक्स बेस होता है वो क्या होता है, कॉस्ट होती है। मतलब जितने भी आपकी प्लांट एंड मशीनरी की कॉस्ट थी, जो भी कैरिंग वैल्यू है उसकी एक्चुअल, वो आपका टैक्स बेस मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये होता है। तो ये जो फेयर वैल्यू यही आपका कैरिंग अमाउंट है, और ये जो कैरिंग अमाउंट है ये आपका टैक्स बेस है। ठीक है, बिजनेस कॉम्बिनेशन के केस में। तो अब देखो ना, यहाँ पे हमें DTA कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर हम मोटा मोटी देखें ध्यान से,
ठीक है, मोटा मोटी देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे नेट एसेट्स कितना आ रहा है, 470 आ रहा है। यहाँ पे नेट एसेट्स कितना आ रहा है आपका, 495 आ रहा है। तो आपका जो टैक्स बेस है उसका अमाउंट ज़्यादा आ रहा है, 495, और फेयर वैल्यू आपकी करंट जो आपकी कैरिंग वैल्यू है वो कम आ रही है। तो 15 रुपये का क्या कर रहे हो आप, 15 रुपये कह रहे हो भैया कि डिडक्शन हमें मिलेगा फ्यूचर में। ठीक है, 15 रुपये का एडिशनल हम डिडक्शन कह रहे हैं कि 15 रुपये हम एडिशनल क्लेम कर सकते हैं। सॉरी, 495 माइनस 70 कितना हो गया, 25 रुपीज़ हो गया। तो 25,000 कह रहे हो, 25,000 हम फ्यूचर में क्लेम करेंगे इस पर डिडक्शन। डिडक्शन हो गया, डिडक्शन क्लेम करेंगे फ्यूचर में, टैक्स सेव करेंगे, टैक्स सेव करेंगे तो डीटीए बन गया। ठीक है, इन शॉर्ट 25 का डीटीए बन गया। ठीक है, इस पर टेम्परेरी डिफरेंस हो गया तो इस पर टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। मान लो 30% का टैक्स है तो इस पर 30% टैक्स आ जाएगा। कितना बन जाएगा, 7.5 डीटीए बन जाएगा, सिंपल, इन शॉर्ट। ठीक है, अलग अलग पे निकालना है इंडिविजुअल तो अलग निकल जाएगा, लेकिन अगर एज अ होल निकालना है नेट एसेट्स पे तो एज नेट एसेट्स पे निकल जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर एक बार। इन दिस केस देयर इज अ डीटीएस टैक्स बेस ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड इज हायर बाय, ठीक है, जो टैक्स बेस है वो हायर है बाय 25,000। ओके, डीटीए वुड बी 7,500। तो एंट्री यह बनेगी, जनरल एंट्री होगी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसकी फेयर वैल्यू पे होगी सब कुछ। ठीक है, तो फेयर वैल्यू पे आप देखोगे इसका, एक मिनट, फिफ्थ वाले का निकालोगे, फेयर वैल्यू आएगा सब। तो प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट, इन्वेंट्री एसेट डेबिट, डेटर डेबिट, टू डिबेंचर्स, ठीक है, गुडविल डेबिट, ठीक है, और टू बैंक, और जो भी आपका डिफरेंस आ रहा है 7.5 डीटीए भी आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डीटीए भी आपका डेबिट हो जाएगा। ठीक है, डीटीए डेबिट हो जाएगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो गुडविल की हो जाएगी, जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो गुडविल की हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पूरा ट्रीटमेंट। मैंने भी लेट खाई। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। सो डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स एज ऑन 31 मार्च 2021। ठीक है, 2021 को क्या ट्रीटमेंट होगा। सो बी लिमिटेड इज अ न्यूली इनकॉर्पोरेटेड एंटिटी, इट्स फाइनेंशियल पीरियड, फर्स्ट फाइनेंशियल पीरियड एज ऑन 31 मार्च 2021। एज ऑन सेट डेट द फॉलोइंग टेम्परेरी डिफरेंस एग्जिस्ट। ठीक है, 31 मार्च को एंड हो रहा है, फॉलोइंग डिफरेंस आएगा। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस लीडिंग टू एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन 9,000। टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, टैक्सेबल मतलब डीटीएल, टेम्परेरी टैक्सेबल मतलब डीटीएल। ठीक है, दीज आर एक्सपेक्टेड टू रिवर्स इक्वली ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज़रूरी था। ठीक है, इसका मतलब प्रॉफिट आने वाला है ना। इसका सॉरी डीटीएल मतलब है कि रिवर्स है, तो हमारा एक्सपेक्टेड है कि डीटीए बनेगा आगे जाके, है ना, डीटीए बनेगा आगे जाके, तो तभी इसलिए रिवर्स हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड टू रिवर्स इक्वली फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स। ठीक है, तो बन जाएगा हमारा डीटीएल। डिडक्टेबल टेम्परेरी लीडिंग टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ 4,000 एक्सपेक्टेड टू रिवर्स इक्वली ओवर नेक्स्ट 4 ईयर्स। ठीक है, डिडक्टेबल मतलब डीटीए, अगर एक्सपेक्टेड टू रिवर्स है इसका मतलब प्रॉफिट आने वाला है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, तभी तो रिवर्स होगा ये, तो प्रॉफिट आएगा, है ना। तो इट एक्सपेक्टेड बी लिमिटेड टू कंटिन्यू टू मेक लॉसेस फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। अच्छा, तो टैक्स रेट इज 30%, लॉस कैन बी अंडर बट नॉट बैकवर्ड। सो अल्टीमेटली अगर हमें एक्सपेक्टेशन है कि हमें लॉस होने वाला है आगे जाके, हमें लॉस होने वाला है आगे जाके, तो उस केस में आपको डीटीए नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, जो डेफर्ड टैक्स है वो नहीं बनाना चाहिए बेसिकली, है ना, नहीं बनाना चाहिए। बाकी हम आंसर पढ़ते हैं, तो आंसर में देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है। So year-wise expected reversible temporary difference reversible is under reversible of taxable temporary difference leading to accelerated depreciation over next 3 years। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3,000 3,000 3,000। ठीक है, और ये क्या है, 4,000 रिवर्सिबल है। डिडक्टेबल टेम्परेरी डिफरेंस रिलेटेड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ओवर नेक्स्ट 4 ईयर्स, ये रिवर्सिबल है। तो दोनों का नेट हो जाएगा 2,000 2,000 2,000 1,000। ठीक है, वी विल रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑफ 2,700 रुपये ऑन टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस लीड टू एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, वो डीटीएल क्रिएट कर देगा। ठीक है, हाउएवर इट विल लिमिट टू रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एसेट्स। यहाँ पर डेफर्ड टैक्स एसेट्स में थोड़ा सा वो आएगा। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी मतलब जो आगे के फ्यूचर को टैक्स बनेगा वो देने के लिए तैयार हैं।
हमें कोई दिक्कत नहीं है फ्यूचर में हमें 2300 रुपये देने में, लेकिन जो DTA है वहाँ उसको रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में प्रॉफिट आने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो रिवर्स कैसे होगा? फ्यूचर में प्रॉफिट होने की उम्मीद ही नहीं है। जब आप सेव किससे करोगे? आप सेव तभी तो करोगे जब आपका टैक्स बनेगा। जब आपका टैक्स ही फ्यूचर में नहीं बनने वाला, तो आप क्या सेव करोगे? है ना? डेफर्ड टैक्स एसेट्स है क्या? अल्टीमेटली फ्यूचर में जो टैक्स सेव करोगे, तो फ्यूचर में तभी तो टैक्स सेव करोगे जब आपका टैक्स बनेगा। जब आपका टैक्स ही नहीं बनेगा, आपके लॉसेस ही आने वाले हैं, तो फ्यूचर में मतलब DTA रिवर्स हो ही नहीं सकता अल्टीमेटली। टैक्स क्या ही सेव करोगे, है ना? सो इट विल लिमिट एंड रिकॉग्नाइज डेफर्ड टैक्स एंड रिवर्सिबल डिडक्टिबल टेम्परेरी रिलेटिंग टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिवर्सिंग अप टू द ईयर 31 मार्च 2024। ठीक है? क्यों 31 मार्च 2024 तक? क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर DTL भी है, हमारे यहाँ पे DTL भी है, तो कम से कम एडजस्ट तो हो सकता है। लेकिन चौथे साल में तो भाई लॉस है हमारा, वो तो रिवर्स नहीं हो पाएगा, है ना? तो 2024 तक कर लेंगे हम लोग। ठीक है, ये लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवर्सिंग अप टू द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024 अमाउंटिंग टू ₹900। ओके, तो इसने 4,000 रुपये नहीं करा, 3,000 का 30% पे कर दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। नो डेफर्ड टैक्स एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द रिवर्सल ऑफ डिडक्टिबल टेम्परेरी डिफरेंस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च एज देयर इज नो टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंसेस। ठीक है, कोई टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है। फर्दर आउटलुक इज आल्सो अ लॉस। ठीक है, आपका आउटलुक भी तो लॉस का ही बन रहा है भाई। हाउएवर देयर इफ देयर आर टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी दैट कुड बी आइडेंटिफाइड फॉर द ईयर, अगर टैक्स प्लानिंग अपॉर्चुनिटी है जो कि 31 मार्च 2025 में हो सकती हैं, तो डेफर्ड टैक्स रिमाइंडर ऑफ 1000। ओके, जो भी रिमाइंडर बचा है और टैक्सेबल डिडक्टेबल टेम्परेरी कुड बी रिकॉग्नाइज एट 30% टैक्स रेट, तो वो टैक्स पे 30% के टैक्स रेट पे हो जाएगा, मतलब 300 रुपये हो जाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, ये है बहुत मतलब अमेजिंग आंसर था इसका। ओके, बाकी हम फ्रेंड्स हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ये 7th क्वेश्चन से। कितने क्वेश्चन और बचे हैं हमारे? 10 क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब 7, 8, 9, 10 4 क्वेश्चन और बचे हैं, ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।